we are here to discuss FST 5 paper 1 mathematics portion. So starting with question number 1. First question अगर देखें तो which of the following statements are correct? और चारों स्टेटमेंट्स आपस में लिंक नहीं है, मतलब चारों ऑप्शंस को अलग अलग डिस्कस करना है. तो ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे रेंज के बारे में कहा गया है. रेंज ऑफ फंक्शन fx. fx फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स इंटीजर पार्ट ऑफ ln ऑफ इंटीजर x, सही है, प्लस ln ओवर साइन इनवर्स इंटीजर पार्ट ऑफ x. इसकी रेंज निकालनी है. तो रेंज निकालनी है तो सबसे पहले हमें डोमेन के बारे में पता करना होगा. एक बार डोमेन आ जाए तो फिर हम अकॉर्डिंगली रेंज पे कमेंट करेंगे. तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें कि भाई ln ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x ये कैसा होना चाहिए था? -1 और 1 के बीच का. इंटीजर पार्ट ऑफ x को क्या होना पड़ेगा? फिर यहां से देख सकते हो 1/e, ठीक है, 1/e और इधर e के बीच का. इंटीजर पार्ट ऑफ x 1/e से बड़ा, मतलब कौन सी ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जो कि 1/e और e के बीच में लाई करती हैं. सो इंटीजर पार्ट ऑफ x कैन अटेन 1 और 2, ठीक है. ये 2.7 और ये 0.4 के अप्रॉक्स कुछ होगा, 0.3 0.4 के बीच में. तो इंटीजर पार्ट ऑफ x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 1 या फिर 2. इधर देखें इसके अकॉर्डिंग क्या डोमेन आनी चाहिए. तो यहां पे देखें साइन इनवर्स इंटीजर पार्ट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव इन फैक्ट. तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x के पास क्या ऑप्शंस हैं? इंटीजर पार्ट ऑफ x 0 भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि साइन इनवर्स को दिक्कत हो जाएगी. तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x इज 1. दोनों से ओवरऑल देखें तो डोमेन क्या आया? इंटीजर पार्ट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1. अब अगर इंटीजर पार्ट ऑफ x को 1 ही रखना है तो देख सकते हो ये कितना आएगा? ln 1 मतलब 0, साइन इनवर्स 0 0 हो गया और इधर हमारे पास क्या आएगा? ln π/2. तो अपने पास सिर्फ इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा, वो होगा कितना? ln π/2. मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है. अब बी ऑप्शन पे जाते हैं. बी ऑप्शन में क्या कहा गया? बी ऑप्शन में हमारे पास f ऑफ fx की बात की गई है. तो f ऑफ fx की बात करें so it can be written as fx and 1 minus fx. हर जगह f जो fx का फंक्शन था, हर x की जगह पे मैंने fx सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो fx 1 minus fx, एक जगह आ गया fx belongs to q और दूसरा आ गया fx doesn't belong to q. तो अगर fx खुद एक रैशनल टर्म है, ठीक है, देख सकते हो जो fx फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, fx रैशनल कब होगा? जब x रैशनल होगा, क्योंकि देख सकते हो जब x रैशनल है तो हमारे पास x है डेफिनेशन, जब x इररेशनल है तो 1 माइनस x है. तो अगर इररेशनल टर्म लोगे तो 1 माइनस x भी कैसा होगा? इररेशनल होगा. और अगर रैशनल लोगे तो इसका मतलब x भी कैसा होगा? रैशनल होगा. तो fx बिलोंग्स टू रैशनल का सोल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू रैशनल. fx डजंट बिलोंग टू रैशनल का सोल्यूशन क्या आएगा? x डजंट बिलोंग टू रैशनल. अब यहां पे रख दो. इस समय fx की वैल्यू क्या थी? x थी. यहां पे fx की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस x. मतलब ये हो गया 1 माइनस x. तो इसका मतलब दोनों ही क्या लिखे हुए हैं? x लिखे हुए हैं. इसका मतलब f ऑफ fx की बात क्या है? x है. इनफैक्ट ये फंक्शन कौन सा है? x की बात कर रहा है और x तो ऑड फंक्शन होगा ही. तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. सी ऑप्शन की बात करें तो इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x. इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x का एक तरीके से कह लो कि हमें इसका मॉड फंक्शन लेना है f ऑफ मॉड x और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो सबसे पहले मैं इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x की बात करता हूं. इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x में क्या आएगा? हम एक साथ ही ले लेते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स मॉड ऑफ x. ऐसा ही कुछ कहा गया है ना करने को. तो अब देखो जब तुम यहां पे इनफैक्ट 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी रखोगे तो हमारे पास साइन इनवर्स के आगे क्या आएगा? 0 प्लस, ठीक है. तो साइन इनवर्स 0 प्लस कैसा होगा? 0 से कुछ बड़ा होगा. तो इंटीजर पार्ट से आउटकम भी कितना आ जाएगा? अगर हम कहें RHL, ठीक है, RHL कितनी आएगी? 0 आएगी. वहीं अगर मैं इसको मान लो LHL की बात करूं तो LHL 0 माइनस रखोगे तो फिर से साइन इनवर्स, चूंकि 0 माइनस भी रखा तुमने तो मॉड लगने के बाद तो प्लस ही बन गया ना. और इसका इंटीजर पार्ट भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 0 रखने पे f ऑफ 0 तो 0 है ही. इसका मतलब मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा. डी ऑप्शन पे आते हैं. डी ऑप्शन में हमें इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करी गई है. तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होता है? जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो और उसके रेसिप्रोकल को लिख दो.
तो मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या मिला मुझे, 1 प्लस सेक स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल लिखा 1/1 प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स। लेकिन x की जगह पे क्या रखते हैं अपन, f इनवर्स, मतलब f इनवर्स को क्या बोला गया है, gx। सो इट इज 1/1 प्लस सेक स्क्वायर gx। अब देखो जो हमें fx दिया गया है, fx दिया गया है x प्लस tan x। अगर मैं x की जगह पे gx सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा ये tan gx बन जाएगा, और जैसे ही tan gx बन गया तो sec gx पे कमेंट कर सकते हैं। तो x की जगह gx रखोगे, f ऑफ gx इज इक्वल टू gx प्लस tan ओवर gx। तो ये कितना हो गया, x माइनस gx, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, tan ओवर gx। तो अब tan ओवर gx अगर आ गया, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 1/1 एज इट इज। सेक स्क्वायर की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो एक और 1 हो गया, और x माइनस gx का होल स्क्वायर। सो इसका मतलब ऑप्शंस ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। देखें तो यहां पे हमें दो फंक्शंस की बात की गई है और उसमें से मैक्सिमम को मार्क करना है। तो दोनों फंक्शन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ रहा, ठीक है। अब ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 2 3 है ना, सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे 1 आएगी। अब देखो माइनस, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की जब बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स में क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स मतलब इसी का मिरर इमेज लिया और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल पार्ट अपन इंक्लूड करते गए। तो क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास भाई जब इसकी बात करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा, यहां से वैल्यू स्टार्ट होगी और इस तरीके की आ जाएगी, सही है क्या भाई। 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 भी कहूं तो 0 ही आएगा। 0 प्लस पे अगर मैं मतलब -0.01 इसका मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को टेंड कर रहा है, एक्चुअली 1 तो अचीव कर नहीं सकता, और इधर 1 को रीच कर रहा है, मतलब 1 जब रख रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0। तो इसी तरीके का हर बार इसी तरीके का हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा कर्व, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम इसमें से मार्क करना था, तो मैक्सिमम मार्क करने के लिए अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मार्क करने के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाली वैल्यू, फिर इसके बाद 1 पे देख सकते हो वैल्यू 0 ही आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अपर पोर्शन हम मार्क करते जा रहे हैं, तो हर एक इंटीजर पे कैसा होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता जाएगा। इस तरीके का ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ, ये अपर पोर्शन सब में से हम मार्क करते गए, इसी तरीके से यहाँ पे ये अपर पोर्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आया। अब इसके बेसिस पे क्या कमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर नहीं, क्योंकि ये इंटीजर्स पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हमारे पास देखें आगे तो एक शार्प पॉइंट आने वाला है, मतलब ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। आगे देखें सी पॉइंट, क्या कहा गया है, कंटिन्यूअस एट ऑल n प्लस हाफ, मतलब x इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 3/2 पे कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब हर जगह इस तरीके से कंटिन्यूअस रहेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, और वी कैन गो विद ऑप्शंस बी एंड सी। देखें तो हमें कहा गया है कि एक पैराबोला है जिसपे कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया गया है। उसमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनमें से एक साइड का स्लोप बता रखा है कि 2 के बराबर है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लिया मैंने कि BC की स्लोप दी गई है, तो स्लोप ऑफ BC, ठीक है, स्लोप ऑफ BC कैन बी रिटन एज t3 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर अपॉन t3 माइनस t2, सो इट इज t3 प्लस t2, ठीक है। सिमिलरली स्लोप ऑफ CA विल बी इक्वल टू, CA की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी t1 प्लस t3, एंड स्लोप ऑफ AB कैन बी रिटन एज t1 प्लस t2। ये चीज आ गई। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स पे अगर हम ध्यान से देखें तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो अगर मैं सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूं तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इधर कितना आएगा, स्लोप्स का सम इज इक्वल टू, यहां पे देखो 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट्स का सम। तो मुझे क्या चाहिए, एक तरीके से समेशन ओवर m/2 ही तो चाहिए, ठीक है। जो स्लोप्स का सम है उसका डिवीजन बाय 2 विल बी इक्वल टू समेशन ओवर x। तो हमें क्या करना है, इनफैक्ट कि हमें सारे स्लोप्स निकालने हैं। स्लोप्स, एक स्लोप पता है 2 रहने वाली है, बाकी 2 लाइंस का और स्लोप हमें निकालना है।
तो अगर मान लिया मैंने कि सपोज ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन का स्लोप 2 था, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल कितना है 60 है, तो मान लेता हूं मैं कि इन लाइंस का स्लोप, मान लिया मैंने कि स्लोप ऑफ ए बी इज m, देन m और 2 के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड लिया इज इक्वल टू कितना tan 60 विच इज √3। अब यहां से देखो मॉड सॉल्व करोगे तो m की दो वैल्यूज निकल करके आएंगी, एक वैल्यू तुम्हारा AB की स्लोप बन जाएगी, एक वैल्यू तुम्हारी AC की स्लोप बन जाएगी। यहां से जो m की वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक वैल्यू आती है माइनस ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1, और दूसरी वैल्यू आ रही है 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज तुम्हारे पास m की आ रही हैं, ये दोनों स्लोप्स तुम्हारे पास आ गई। तीसरी स्लोप कितनी थी 2 थी, हमें क्या करना है इन तीनों स्लोप का सम डिवाइडेड बाय 2 विच विल मार्क आवर आंसर। 4 अगर देखें तो यहां पे हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस ए आई प्लस वाई का भी मॉड है इज इक्वल टू बी आई की बात की गई है। तो अगर तुम ये ए आई बी आई ये सब सारी चीजें देखोगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे। आई की वैल्यू 1 2 3 रख करके उसको एनालाइज करना शुरू करो। तो a1 की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है 0, तो अगर a1 0 है तो क्या बोला गया है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू b1। b1 कितना दे रखा था इसने, b1 दे रखा था 32। ठीक है, तो ये तो हमारा जाना पहचाना ग्राफ है, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 32। कौन सा ग्राफ बनता है, तो अपन इस तरीके का कुछ बनाते थे, x प्लस y इक्वल टू 32 वाली लाइन, और उसकी हेल्प से हमने एक इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या यूज करना है, तो नेक्स्ट हमें यूज करना है नेक्स्ट ए आई के तौर पे क्या रहेगा, तो उसकी वैल्यू दी गई है ए आई इज इक्वल टू 0 प्लस 3/2 और इंटू बी आई मतलब 32। तो इसका मतलब 48 के बारे में 48 के बारे में कहा गया है, x माइनस 48 प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू कितना 60। ये पॉइंट क्या था 32,0 था, और ये पॉइंट क्या था 0,32 था। इधर ये क्या रहा होगा माइनस 32,0, और सिमिलरली नीचे भी 0, माइनस 32। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो इसका ग्राफ बनाने के लिए कैसा होगा कि अगर देखो 32,0 तो इसको सेटिस्फाई करता है ना, तो ये 32,0 से तो पास करेगा ही करेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो जब हम 48 पे पहुंच जाएंगे इसी तरीके से, यहां पे 48 x कोऑर्डिनेट 48 लिया तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी 16 रही होगी। पिछली बार 32 था, इस बार मैंने 16 थोड़ा सा इससे नीचे बना लिया, इस तरीके का कुछ बन जाएगा ऐसा। फिर इसी तरीके का डायग्राम आगे रिपीट होता रहेगा, है ना, बार बार ऐसा ही कुछ कहा गया है करने को। 32,0 ये क्या था 48,16, इधर भी कितना आ जाएगा फिर 64 आ जाएगा 64,0, है ना। ये पीक 32 पे था, ये पीक 16 पे था, ये पीक कितने पे था 8 पे था। तो आप देख सकते हो कि ये सभी क्या बने हुए हैं स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, इन स्क्वायर्स के एरियाज का सम यही पूछा जा रहा है। तो अगर मैं देखूं कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसकी एक साइड कितनी हो गई, इसकी एक साइड हो गई तुम्हारे पास 32√2 लेंथ, तो 32√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला एरिया हुआ। दूसरा एरिया अगर अपन देखें दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 16√2 का होल स्क्वायर। फिर अगला क्या आ जाएगा 8√2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो A3 तो देख सकते हो सीधा 128 है, मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है ही। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें समेशन निकालना था इनफाइनाइट सीरीज का। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 32√2 का होल स्क्वायर, मतलब 2048 अपॉन 1 माइनस r। कॉमन रेशियो इसका कितना है, तो कॉमन रेशियो इसका है यहां देख सकते हो 1/2 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/4। सो यहां पे 2048 इंटू यहां पे हम बोल सकते हैं 3/4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 ऊपर और 3 नीचे, दैट मींस वी कैन गो विद ऑप्शन सी। हमारे पास एक कहा गया कि अ प्लेयर टॉसेस अ कॉइन, ही सेट्स 1 पॉइंट फॉर हेड एंड 2 पॉइंट्स फॉर टेल, ही प्लेस टिल ही गेट्स सम ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू n। तो अब अपन देखें यहां पे, अगर मान लो उसको 1 पॉइंट स्कोर करना है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट स्कोर करना है, तो 1 पॉइंट स्कोर करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, अगर वो 1 पॉइंट स्कोर करना चाहता है तो उसको ऑफ कोर्स एक हेड स्कोर करना पड़ेगा, और एक हेड स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ। सही है।
फिर अगर अपन बात करें वो 2 पॉइंट स्कोर करना चाहता है, तो अगर 2 पॉइंट स्कोर करना चाहता है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो 2 हेड ला दे या तो एक टेल ला दे। तो इसके लिए दो तरीके हो गए, दोनों हेड या फिर एक टेल। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ इंटू हाफ, और एक टेल आने की हाफ। तो इस तरीके से अपन कहें इन सबका सम कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब इसी तरीके से चाहे तो हम P3 और P4 के लिए जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हमें यहाँ पे Pn-1 और n-2 इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना ही है, मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक रिकर्शन टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करना है। तो प्रोसेस क्या होगा, अपन ये कहेंगे जैसा इसमें रिकर्शन फॉर्मूला बनाना है, n को n-1 और n-2 से कोरिलेट करना है। तो सपोज उसको n पॉइंट्स बनाना है, ठीक है, कोई भी n पॉइंट्स बनाना है। तो n पॉइंट बनाने के क्या क्या तरीके होंगे, या तो कहो 8 पॉइंट्स बनाने हैं तो 8 पॉइंट के क्या तरीके होंगे, उसके पॉइंट 7 रहे हो और लास्ट बार वो 1 बना दे, या फिर उसके पॉइंट 6 रहे हो और लास्ट टाइम वो 2 बना दे, ठीक है, टोटल 7 रहा हो और प्लस हेड आ जाए, या फिर टोटल 6 रहा हो और प्लस टेल आ जाए, बस यही तरीके है ना। तो अगर n पॉइंट इसी तरीके से स्कोर करना है तो उसके दो तरीके, या तो एक पहले से उसके पास n-1 पॉइंट्स है, ठीक है, और प्लस उसके पास क्या आ गया, हेड। दूसरा उसके पास n-2 पॉइंट्स है और उसके पास आ गया टेल, यही तरीके होंगे। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई वो n-1 पॉइंट्स तक पहुंचेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Pn-1 प्लस उसके बाद मतलब आगे क्या होना चाहिए, हेड भी स्कोर करना चाहिए, तो हेड आने की हाफ। इसी तरीके से यहां पे n-2 तक पहुंचेगा Pn-2 और टेल आना चाहिए तो हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब n पॉइंट्स पे पहुंचने के क्या क्या तरीके हुए, Pn-1 इंटू हाफ प्लस Pn-2 इंटू हाफ। तो अपन देख सकते हैं यहां से ऑप्शंस कि डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा। अब इसी पे n की वैल्यू 1 और 2 के लिए तो हमें पता ही है रिजल्ट, n = 3 रख सकते हैं, n = 4 रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल मार्क आवर आंसर्स। देखें तो यहां पे क्या कहा गया है कि एक लाइन L1 है जो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनी है, और दूसरी लाइन गिवन है x = y = z। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि उस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो n1 क्रॉस n2 के अलोंग, दोनों के नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग। तो सबसे पहले मैं n1 क्रॉस n2 निकालता हूं। n1 क्रॉस n2 अगर निकालो तो क्या आएगा, i j k 2 1 1 3 1 2, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, i के साथ टर्म आ जाएगी 1 × 2 -1, माइनस j के साथ क्या टर्म आ जाएगी 4 - 3 1, और प्लस k के साथ कितनी टर्म आ जाएगी 2 - 3 -1। सो i -j -k ये हमारे लाइन की डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन तो पता चल गया, i -j -k। अब आगे क्या चीज बची हुई है, आगे बचा हुआ है हमारा पॉइंट कि किस पॉइंट से पास करेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, देख लो कि बी ऑप्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो बी ऑप्शन वाला जो पॉइंट है वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, -1, 0। मैं डी ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि डी ऑप्शन में ऑफ कोर्स जो नॉर्मल की डायरेक्शन ये n1 क्रॉस n2 उस समय क्या आना चाहिए था, 1 2 -1 आना चाहिए था, 1 -2 -1 आना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है। बी ऑप्शन में 1 -1, 0 की बात की गई है, और अगर हम 1 -1, 0 की बात करें तो वो पॉइंट क्या इस पे लाई करता है, तो देख सकते हो 1 -1 0 इसको भी सेटिस्फाई कर गया, 1 -1 और 0 इसको भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, और हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x - 1/1 = y + 1/-1 = z - 0/-1। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अपन ये लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं, ये लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं किस पे, ये अगर मैं डायरेक्शन वेक्टर बी मानता हूं, इसके डायरेक्शन को मैं डी मानता हूं, तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वो क्या आता है, c - a डॉट b क्रॉस d अपॉन मॉड ऑफ b क्रॉस d, यही आता है। जहां पे a और c क्या है, a वो पॉइंट है जिससे कि सपोज ये लाइन पास करती है, c वो पॉइंट है जिससे कि ये लाइन पास करती है। इसका डायरेक्शन वेक्टर b मान लिया, इसका डायरेक्शन वेक्टर d मान लिया। तो ऊपर वाले का अगर हम देखें तो डायरेक्शन वेक्टर क्या है,
i प्लस जे प्लस के। किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो कह सकता हूं मैं ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0,0। तो c माइनस ए की बात करूं तो c माइनस ए का मतलब क्या हुआ? इस पे पॉइंट 0,0,0 और इस पे पॉइंट 1 माइनस 1 0। तो बीच का अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या आएगा? i, ठीक है, इस पे पॉइंट है 1 माइनस 1 0 और इस पे पॉइंट था 0,0। दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो गया? i कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और इसका हमें b क्रॉस d, ठीक है, इसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है। तो b क्रॉस d देख सकते हो, b क्रॉस d का मतलब क्या हुआ? i प्लस जे प्लस के क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं हम किसके साथ? i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। ये चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से देख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम्स आउट एज 1/√2। सो वी विल गो विद ऑप्शंस ए एंड बी। 7 की अगर बात करें तो 7th में ए ऑप्शन, सभी ऑप्शंस अलग अलग हैं, सभी को अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। तो 7th के ए ऑप्शन में अगर देखें तो यहां पे हमारे पास सबसे पहला टर्म क्या लिख रखा है? लिमिट निकालनी है। लिमिट कैसा है? तो उसमें देखो आगे इंटीग्रेशन वगैरह के साइन लगे हैं, तो ऑफ कोर्स एलएच रूल अप्लाई करना होगा और इंटीग्रेशन वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पे हमें न्यूटन लेबनीज वाले रूल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटीग्रेशन 1 टू x t माइनस 1 साइन पाई टी dt डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब, ये चीज दी गई है। तो अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो कि हमारे पास ये 1 to 1 अगर देखें तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम यहाँ पे एलएच रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? न्यूटन लेबनीज लगा करके x माइनस 1 साइन पाई एक्स, और पाई एक्स लिखने की जगह मैं इसको लिख देता हूं ऐसा, पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। पाई माइनस पाई एक्स क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे x माइनस 1 की टर्म बन जाएगी अगर हम पाई को कॉमन निकालते हैं, और नीचे वो x माइनस 1 यूज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर क्या आया, एक तरीके से हम कह सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू माइनस पाई डिवाइडेड बाई नीचे कितना आया? 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब माइनस पाई बाई 3 आंसर होना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन ए अपना कैसा है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी के बारे में देखें तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर लें। कार्टेशियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 24। तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है? 12x माइनस 7z इज इक्वल टू 24। ये तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व करने हैं। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं सिंपल मेथड से। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम्स आउट एज -12, 24 एंड -24। अब इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? √144 प्लस 576 और प्लस 576। तो ओवरऑल देख सकते हो 576, 1152 प्लस 144, दैट मींस 1296। अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा? 36। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में क्या है? अब फिर से यहां पे एक्सप्रेशन देख के ही पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा? न्यूटन लेबनीज रूल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड में तो हमारे पास क्या टर्म आएगी? माइनस ओवर कॉस टी साइन स्क्वायर टी जी ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कितना? तो इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस टी। तो अब हमारे पास g ऑफ साइन t इज इक्वल टू देख सकते हो कितना आएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। तो अब देख सकते हो साइन, अब हमें निकालना भी तो क्या था? g ऑफ 1/√2 निकालना था। मतलब t की जगह अगर हम 45 रख देते हैं तो ये g ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। तो अपना जो c ऑप्शन है उसके लिए अगर हम कहें कि c ऑप्शन भी कितना आ जाएगा?
करेक्ट आ जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सिंपल एएमजीएम का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई की बात की गई है, तो ऑफकोर्स हमें टर्म क्या लेने पड़ेंगे, मैं अलग से ऊपर कर देता हूं। डी ऑप्शन में क्या लिखना पड़ेगा, x बाई टू और y, इन तीन टर्म्स पे एएमजीएम अप्लाई करो तो हमारे पास ऊपर x प्लस वाई भी बन गया और प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर की भी टर्म आ गई, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई बाई 4 रेज टू पावर कितना आएगा 1/3। और इसका अगर देखें तो ये चीज कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3/3 1 हो गया। अपन कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू 4, तो इस तरीके से डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। सो आंसर विल बी बी, सी एंड डी। देखिए जो इंटीजर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एच दे रखा है एफ एक्स साइन एक्स और हमें एच डबल डैश एट माइनस पाई, इसके बारे में कमेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करते जाओ, क्या चीज आएगी, एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है इतनी बात। नेक्स्ट फिर डबल डिफरेंशिएशन चूंकि हमें चाहिए, तो एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश इंटू कॉस एक्स, सॉरी एफ डबल डैश इंटू साइन एक्स, ठीक है इतना। और नेक्स्ट जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, एफ डैश एज इट इज रहेगा। कॉस एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जब करें हम प्रोडक्ट रूल से, तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, प्लस साथ में कॉस एक्स एज इट इज और इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है इतनी बात। तो अब हमें क्या निकालना था, एच डबल डैश एट माइनस पाई, तो एच डबल डैश एट माइनस पाई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जहां जहां साइन की टर्म है, जैसे ये टर्म हुई, ये टर्म हुई, ये सब तो कैंसिल आउट हो गई ना, बाकी क्या बचा हमारे पास, एफ डैश एक्स कॉस एक्स, एफ डैश एक्स कॉस एक्स, मतलब 2 टाइम्स एफ डैश एक्स कॉस ऑफ एक्स, इतना ही था। माइनस पाई रख रहे हैं इसलिए यहां पे माइनस पाई हो जाएगा, और एफ डैश भी किस पे कैलकुलेट करना है, एट माइनस पाई, ठीक है। तो एफ डैश एट माइनस पाई कितना दिया हुआ है 1, तो 2 इंटू 1, और ये कितना हो गया हमारे पास माइनस कॉस पाई, तो 2 इंटू 1 और इसके अलावा कॉस ऑफ माइनस पाई, सॉरी, तो कॉस पाई कितना होता है -1 होता है, -2 आ गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहां पे ए बी हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई है, सी भी एक मैट्रिक्स है जो कि हमारी वेरिएबल है, इनफैक्ट जो कि आर पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम ए बी की बात करें, चूंकि हमें ट्रेस ऑफ ए बी रेज टू पावर आर, तो सबसे पहले अगर तुम ए बी निकालते हो तो यहां से देख सकते हो ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है तुम्हारा आई के बराबर, तो आई की पावर में कुछ भी रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, आई ही आएगा। और ट्रेस ऑफ, इनफैक्ट क्वेश्चन क्या हुआ, समेशन ओवर ट्रेस ऑफ सी आर कह सकता हूं मैं, तो ये चीज कितनी थी, समेशन ओवर ट्रेस ऑफ सी आर कितना है, तो r इंटू 3 रेज टू पावर r प्लस r माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर r, तो 2r माइनस 1 3 रेज टू पावर r वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के कहां तक है 50 तक, ठीक है। ये समेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो अब इसके लिए सिंपल सी बात है, ये क्या लिखा हुआ है, तो एजीपी लिखी हुई है, 2r माइनस 1 एपी 3 रेज टू पावर r जीपी, तो r इक्वल टू 1 रखते हो तो क्या आएगा 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2 रखते हो तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 क्यूब, और इस तरीके से करते हुए 99 और इंटू 3 रेज टू पावर 50। अब देख सकते हो इसकी ये जो एजीपी लिखी हुई है इसका कॉमन रेशियो कितना है 3 है, तो 3s एक टर्म शिफ्ट करके लिखा 1 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब, और इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा 98 इंटू 3 रेज टू पावर 50 और 99 इंटू 3 रेज टू पावर 50 अलग से बचा रहेगा। डिफरेंस लिया तो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा -2s इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक, यहां तक कितना आएगा 97 रहा होगा यहां पे, ठीक है, तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 50, तो 2 कॉमन लेकर के 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू कहां तक 3 रेज टू पावर 50 तक, और एक ये सब्ट्रैक्ट हो गया टर्म -99 इंटू 3 रेज टू पावर 50। तो अब इसको हम क्लब कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कॉमन, ये टर्म कितनी लिखी हुई है, अगर मैं इसमें से कहूं कि ये एक जीपी लिखी हुई है जिसके कितने टर्म्स हैं, तो 2 से लेकर के 50 तक जा रहा है, मतलब टोटल हमारे पास कितने 49 टर्म्स हो गए। फर्स्ट टर्म हमारा 3 स्क्वायर था, कॉमन रेशियो 3, कितने टर्म्स हैं 49 -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 -99 इंटू 3 रेज टू पावर 50।
अब इसमें में अपन देखें तो z एक बताया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स कोई नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उसको बोला गया है कि ये a को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स में अगर इक्वेशन सॉल्विंग करनी हो इस तरीके की खास करके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अलजेब्रिकल फॉर्म का यूज करना होता है। अलजेब्रिकल फॉर्म मतलब z को x प्लस आयोटा y रिप्लेस कर दो, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा x प्लस आयोटा y प्लस √2 इंटू मॉड ऑफ, यहां पे x प्लस 1 प्लस आयोटा y मतलब अंडर रूट के अंदर कह सकता हूं मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखो रियल पार्ट में क्या आया, रियल पार्ट में आया x प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट में क्या आया y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 कितना होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, दैट मींस y की वैल्यू -1 होगी। फिर x के लिए जाते हैं, x को हमने लिखा कि इसके लिए x इज इक्वल टू -√2, इनफैक्ट पूरा ही ब्रैकेट में कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऐसी चीज लिखी हुई है। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, y को -1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना आ जाएगा -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर प्लस यहां से 4x प्लस 2 और यहां से 2 और, तो 4 आ गया, x इधर आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -√2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू के लिए स्क्वायर किया दोनों साइड, ध्यान रहे स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो वापस से क्रॉस चेक करना पड़ता है सॉल्यूशंस को कि क्या वो एक्चुअल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट आ सकता है। तो स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x की वैल्यू क्या आई -2। अब तुम चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, -2 यहां सब्स्टिट्यूट करके देख लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1, इसका मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, -2 माइनस आयोटा, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब b पे जाते हैं, b में क्या कहा गया है, b वाले पार्ट के लिए कि दो अलग अलग वेक्टर्स हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x माइनस 2y प्लस 3, ये आयोटा, ये i का कोफिशिएंट, ये j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। ये वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो a और b अगर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, a इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी। तो लेमडा के साथ हमने दूसरा वाला वेक्टर रख दिया, दूसरा वाला वेक्टर क्या है, i प्लस 2k। अब ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, तो हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू सपोज लेमडा आ गई, यहां से कह सकता हूं मैं j तो इधर है नहीं, इसका मतलब x माइनस 2y प्लस 3 पक्का क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और थर्ड थिंग, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 2 लेमडा, ठीक है। तो अब हमारे पास इन दोनों को यूज करके एक रिलेशन बना सकता हूं मैं कि थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट विल गिव अस 2, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं। यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, सो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3 is equal to 0, which is x square minus y square plus 1 equal to 0। और एक सोल्यूशन ये है, एक ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, x minus 2y plus 3 equal to 0। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, एक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में आसानी से रख लो, यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास x और y के कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस वे हमारे पास एक देख सकते हो, यहां से सॉल्व भी करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशंस होंगे, ओवरऑल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, इसका मतलब b की वैल्यू भी कितनी होगी, 2, सो आंसर विल बी 200। अगर देखें तो ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। अब सबसे पहले तो दिक्कत किससे है, इस x से है। इस x को हटाने का सिंपल सा तरीका है, हम प्रॉपर्टी 4 यूज करें, दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। तो इसी को लिखा जा सकता है 0 से पाई माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस मॉड ऑफ
cos x। सही है, cos ऑफ पाई माइनस एक्स लिखोगे, माइनस cos x आएगा, मॉड लगा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, सो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, पाई अंडर रूट 1 प्लस मॉड ऑफ cos x dx। ऐसा कह सकते हैं। i की वैल्यू इनफैक्ट कितनी हो गई, पाई बाई 2, 0 से पाई अंडर रूट 1 प्लस मॉड ऑफ cos x dx। सही है। मॉड ऑफ cos x अपनी डेफिनेशन कहां पे ब्रेक करेगा, पाई बाई 2 पे ब्रेक करेगा। सही है बात, क्योंकि पाई बाई 2 के 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में cos x पॉजिटिव है और पाई बाई 2 से पाई के इंटरवल में नेगेटिव है, तो अपन बोल सकते हैं कि i विल बी रिटन एज पाई बाई 2, इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस इस समय होगा cos x, और जब मैं पाई बाई 2 से पाई की बात करूंगा तो उस समय अंडर रूट 1 माइनस cos x आएगा। सही है, तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इधर कितना आएगा, इधर हो गया अपना रूट 2 मॉड ऑफ, देख सकते हो, cos ऑफ x बाई 2। ठीक है, चूंकि मॉड का यहां मतलब नहीं है, cos x बाई 2 का मतलब क्या हुआ, cos के आगे की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही हैं, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक जा रही है, तो 0 से पाई बाई 4 में मतलब ये तो मॉड हमेशा कैसा रखेगा, पॉजिटिव ही रखेगा। इसका मतलब मैं मॉड हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहां पे भी देखें तो यहां पे भी हमारे पास रूट 2 साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास पाई बाई 2 और रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब ये चीज हमारे पास आ गई है। तो अब इसके लिए अपन क्या करें, अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, 100 प्लस लेमडा पूछा जा रहा था, और लेमडा यहां से हमें निकालना है कि पाई का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस कम्स आउट एज 2 पाई। सो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी, और लेमडा अगर 2 आ गया तो यहां से हम कह सकते हैं आंसर विल बी 102। नंबर 12 अगर देखें तो fx हमारा इस तरीके का कोई टर्म लिखा हुआ है, और हमें इनफैक्ट fx फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कमेंट कर पाएंगे। तो fx फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, तो ये वही टॉपिक है ना, ये देखो अगर, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ये वाला जो टॉपिक हमने नोट्स में किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वही है। उसमें दो टाइप के हमने फंक्शंस देखे थे, एक था टाइप 1 जबकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट दी हो, और दूसरा था जबकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमारे पास x के टर्म्स में हो। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो ये टाइप 1 की तरह का है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब जो लिमिट्स दी गई हैं वो कैसी हैं, कांस्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट इसमें कुछ खास स्कोप नहीं था, बहुत ज्यादा टफ नहीं हो सकता। तो fx इज इक्वल टू, अपन क्या करेंगे, अगर देखो यहां से, तो अभी ये t के टर्म्स में इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन यहां एक sin x प्रेजेंट है, तो sin x को पहले मैं बाहर कर लेता हूं। sin x तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है ना t के लिए, ठीक है, तो sin x dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, मैं ये कह रहा sin x ये लिखा हुआ है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 sin x dt, तो sin x तो बाहर हो गया ना एज अ कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 tft dt। सही है बात, इसको क्लब किया मैंने, ये कितना आ गया, पाई प्लस 1 साइन एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 tft dt। ठीक, तो ये जो अननोन टर्म होती है इसको क्या करते हैं हम भाई, ये t के टर्म्स में इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस पे लिमिट्स लगाओगे तो ऑफकोर्स क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं a मान लेता हूं। ये ओवरऑल क्वेश्चन क्या हुआ मेरा, कि मुझे इस a की वैल्यू चाहिए, तो इस a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो a को हमने फिर से लिख दिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 tft dt, और fx क्या था मेरा, पाई प्लस 1 साइन एक्स प्लस a था। तो अब मैं ये जो fx मेरे पास आया है उसी को यहां पे यूज कर रहा हूं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 t एज इट इज, ft मेरा क्या हो जाएगा, पाई प्लस 1 साइन t प्लस a dt, ये हो जाएगा। तो अब मेरे पास देखो यहां से, तो हमारे पास पाई प्लस 1 बाहर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 t साइन t dt, और प्लस साथ में क्या लिखा है, a
इंटू टी, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये तो कितना हो गया, a इंटू पाई हो गया। इधर वैल्यू क्या थी, a के बराबर थी। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन ओवरऑल हमें करना है, जो कि हम कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई कर लें, यहां से अब हमारे पास देख सकते हो कि a में एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब मैं उस पार्ट का कैलकुलेशन लिखे बिना डायरेक्टली रिजल्ट लिखने जा रहा हूं कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है। सो a कम्स आउट एज 2 पाई प्लस 1। तो हमारे पास फंक्शन क्या बना, fx कैन बी रिटन एज पाई प्लस 1 साइन एक्स प्लस a की जगह पे क्या है 2 पाई प्लस 1, यही चीज लिखी हुई है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब पाई प्लस 1 और इंटू 1 आएगा और साथ में 2 पाई प्लस 1। दैट मीन्स कि ये वैल्यू जब कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, सॉरी 2 इंटू पाई प्लस 1 है, 2 पाई प्लस 2 इनफैक्ट, ठीक। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, तो f की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3 पाई प्लस 3 और f की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये -1 जब होगा मतलब पाई प्लस 1। सो आंसर विल बी 3। 13, 14, 15 जो कि 3x3 मैट्रिक्स से रिलेटेड था। अब इस क्वेश्चन में अपन देखें तो ये कुछ वही वैसा ही क्वेश्चन है जो आईटी में एक साल अपन पूछ भी चुके हैं, बस वहां पे क्या था कि दो ही थे मैच द कॉलम्स, मतलब 2 कॉलम्स थे और उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स मैच करना था। तो अब ये भी क्वेश्चन उसी से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है। जैसे 13th क्वेश्चन में देखें, अब सबसे पहले तो हमारे पास 3 प्लेन्स दिए गए हैं और तीनों प्लेन्स में हमें कुछ कुछ कंडीशंस दी गई हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में, अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें कॉलम 3 का मार्क करना है। तो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखना है। 13 का ए पार्ट की अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहले 13 लेते हैं। 13 के ए पार्ट की अगर बात करें तो ए पार्ट में क्या है 1 2 q। 1 का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, तुम्हें पता हो तो वो जो हमारे पास डेल्टा बनेगा उन तीनों इक्वेशंस का, इनफैक्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, bx प्लस सी वाई प्लस ए जेड, इन तीनों का जो डेल्टा बनेगा, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा यही होगा ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है। तो यहां से क्या आता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और बाकी क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको मैं लिख लेता हूं a प्लस बी प्लस सी हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा डेल्टा। अब डेल्टा वाली चीज को आगे लेकर के चलते हैं कि अगर हमें ए ऑप्शन के बारे में फोकस करना है तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, ए ऑप्शन में है 1 मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ठीक है, और साथ में क्या दिया गया 2। तो ये वाली चीज 0 नहीं है, ये वाली चीज 0 कब होगी, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, और बाकी हर कंडीशन में ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये अगर 0 हो गया तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब ऐसे समझो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है और हमारा डेल्टा आ जाता है 0, तो होमोजीनियस सिस्टम डेल्टा 0, इसका मतलब हमारे कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो कैसी सिचुएशन होगी, ऑफ कोर्स चूंकि ए बी सी बराबर नहीं है तो अपन बोल सकते हैं कि प्लेन्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो अगर प्लेन्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई लाइन होगी जिसके अलोंग हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। ये 3 प्लेन्स हैं और तीनों प्लेन्स के थ्रू एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, या तो आइडेंटिकल प्लेन होने चाहिए, और अगर आइडेंटिकल प्लेन नहीं है तो हमारे पास एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का भी वैसे मतलब क्या होता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है तो इसका मतलब कि वो तीनों प्लेन्स कैसे होंगे, फैमिली ऑफ प्लेन फॉर्म कर रहे होंगे। तो अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि प्लेन्स आइडेंटिकल नहीं है, हमें लाइन के अकॉर्डिंग मिलेगा हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी लाइन के अलोंग, वो लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 मतलब ए ऑप्शन क्या था 1 2 q, तो सेकंड में a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी ऐसा दिया हुआ है। तो अगर a इक्वल टू बी है, ठीक है, b की जगह a लिख दिया, और चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 होने वाला था, a प्लस बी प्लस सी इस ऑप्शन में 0 रखा गया है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 है, ठीक है। अब a -2 है, इसके अकॉर्डिंग मैं एक बार प्लेन्स की इक्वेशन लिख लेता हूं। क्या बनेगा मेरे पास, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, फिर आगे क्या आएगा x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0, और तीसरा आएगा -2x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। देख सकते हो यहां से कि अगर मैं P1 और P2 को ऐड करता हूं तो मुझे P3 मिल जाएगा, P3 का इनफैक्ट नेगेटिव। तो P1 और P2 मतलब P1 प्लस P2 गिव्स P3, ऐसा कह सकता हूं मैं। कुछ ऐसा हो गया ये कि P3 जो है P1 और P2 की फैमिली का मेंबर है, क्योंकि ये P1 प्लस लेमडा P2 गिव्स P3। दैट मींस कि P3 जो है P1 और P2 की फैमिली का मेंबर है, और इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहां पे हमारे पास एक लाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लाइन वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगी क्या, ये चीज चेक करना है। तो लाइन निकालने के लिए तो आसानी है कि लाइन निकालने के लिए किसके अलोंग एग्जिस्ट करनी चाहिए, N1 क्रॉस N2 के अलोंग। यहां से निकाल सकते हो I J K, ये दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां पे क्या आएगा 1 1 -2, इसका नॉर्मल क्या आएगा 1 -2 1। तो यहां से तुम N1 क्रॉस N2 निकाल करके देख सकते हो, इट कम्स आउट एज 1 1 1। ठीक है, मतलब I प्लस J प्लस K के लॉन्ग आएगा। तो N1 क्रॉस N2 की डायरेक्शन आ गई, और चूंकि ये अपन कहें कि A प्लस B प्लस C 0 था ही, तो इसका मतलब कि X Y Z का ये जो ट्रिपलेट होगा 1 1 1, इससे तो ये पास करेगा ही करेगा। और वैसे भी देख सकते हो 0,0,0 से भी पास कर रही है तीनों प्लेन्स। तो तीनों प्लेन्स अगर 1,1,1 से भी पास करती हैं, 0,0,0 से भी पास करती हैं, तो इसका मतलब कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। बी ऑप्शन पे जाते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है 1 to r। ठीक है, सेम सिचुएशन के लिए बात की गई है जब a प्लस बी प्लस सी 0 है और 2b ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल प्लेन्स, तो ऑफ कोर्स इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास प्लेन्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, प्लेन्स आइडेंटिकल नहीं है। तो अपना क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। फिर सी पार्ट पे जाते हैं। सी पार्ट में अपने पास क्या है 1,4q। तो 1,4q का मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि ये वाली चीज 0 नहीं है और ये वाली चीज 0 है। तो ऑफ कोर्स कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। आइडेंटिकल प्लेन्स भी नहीं होंगे। तो अगर आइडेंटिकल प्लेन्स नहीं होंगे तो इसका मतलब हमें एक फिर से एक लाइन चाहिए जिसके अलोंग हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले। तो लाइन किससे किससे पास कर रही है, प्लेन 0,0,0 से भी पास करता है, और चूंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब कि 1,1,1 से भी तीनों प्लेन्स पास करते हैं। तो 0,0,0 और 1,1,1 को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब फिर से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा। फिर डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन में क्या कहा गया 2 1 r। तो 2 में क्या कहा गया है a प्लस बी प्लस सी 0 है, पॉजिटिव है। फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या है कॉलम 2 का a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो देख सकते हो ये वाली चीज नॉन जीरो है, ये चीज 0 है। ठीक है, तो अगर ये चीज 0 हो गई तो फिर से डेल्टा कितना हो गया 0, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन अब साथ में एक और चीज देख लो कि अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया तो तीनों प्लेन्स कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तीनों ही क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 13th में अपन बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ए ऑप्शन की बात करें 4 2 p, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि 4 और 2 अगर देखें फोर्थ में क्या है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू -3, और सेकंड में क्या है कॉलम 2 के a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। यहां पे देख सकते हो कि फोर्थ और 2 मतलब एक तरीके से a और b आपस में बराबर ही नहीं है, तो फोर्थ और सेकंड को एक साथ तो रख ही नहीं सकते। तो अपना जो a ऑप्शन है वो तो पक्का इनकरेक्ट है। b पे आते हैं। b में क्या कहा गया 2 1 r। तो 2 में क्या था a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, और 1 में क्या था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो बात वहीं खत्म हो गई। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया तो इसका मतलब जो b ऑप्शन है डेल्टा तो 0 हो गया। डेल्टा 0 होने के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने चाहिए, और a प्लस बी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दे दिया गया है। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तीनों ही जगहों पे यही लिखा हुआ है, और इसलिए आइडेंटिकल प्लेन्स रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन आर तो करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्या था 3 3 p। तो 3 में क्या है a प्लस बी प्लस सी निगेटिव है, और फिर से 3 में क्या है a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो अपन देख सकते हैं कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें 3 3 के, तो 3 3 के कॉम्बिनेशन से हमें डेल्टा कैसा मिलेगा। डेल्टा ऑफ कोर्स हमारा क्या था, डेल्टा था हाफ a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस समेशन ए बी। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव थी एक्सेप्ट जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, तो यहां से तो पॉजिटिव आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी निगेटिव दे रखा है, इसका मतलब कि हमारा डेल्टा कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। अब अगर डेल्टा निगेटिव आया, डेल्टा खुद नॉन जीरो है, तो ऑफकोर्स कितने सोल्यूशंस मिलने चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। तो इसलिए अपना ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रखा है कि क्यू के लिए बात की गई है। फिर डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन में अपने पास क्या कहा गया, 1 1 क्यू। तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी जीरो हो गया, तो इसका मतलब कि a b c सब क्या हो गए, जीरो। और अगर a b c सब जीरो हैं, तो लिखा क्या हुआ है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड कोई सा भी ट्रिपलेट ले सकता है, मतलब पूरे मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन में कोई सा भी पॉइंट रख लें, सभी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए अपने पास जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहां लाइन की बात की गई थी। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन में हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर से करेक्ट मार्क करना है, यहां पे ध्यान देना। तो अब देखो क्या कहा गया, 1 1 s। तो 1 1 s में क्या है, सबसे पहला a प्लस बी प्लस सी जीरो है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि डेल्टा जीरो आएगा, डेल्टा जीरो आएगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो होंगे ही होंगे। फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी दे दिया गया, मतलब इसी की बात की गई ना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि यही सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में अपने पास क्या होता है, होल 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, पूरा 3D प्लेन अपने पास रिप्रेजेंट होगा। अपन कह सकते हैं कि 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास 15 के क्या कहा गया है, हमारे पास है 2 4 क्यू। तो 2 में हमारे पास क्या था, a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव था। 4 में क्या था, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब डेल्टा मेरा कैसा हो गया, ना तो ये जीरो है ना तो ये जीरो है। इसका मतलब कि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है, और डेल्टा नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए। तो क्यू नहीं कह सकते, क्यू की जगह पे क्या होना चाहिए था, p होना चाहिए था। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं। यहां पे दिया गया 3 3 r। अब 3 में देखो a प्लस बी प्लस सी निगेटिव है, और a नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, मतलब ये नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो डेल्टा फिर से नॉन जीरो है। इसका मतलब ऑप्शन पी करेक्ट होना चाहिए था, दिक्कत हो गई यहां पे आर की वजह से। डी ऑप्शन पे आते हैं, 4 1 पी। तो 4 में क्या था, 4 में है हमारे पास a इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू -3। और फिर कॉलम 2 के फर्स्ट में देखें तो वहां a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो ये चीज तो खुद ही नहीं करेक्ट हुई कि a b और c एक बार 1 2 और -3 भी हैं और आपस में बराबर भी हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डी ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसलिए अपने पास कहें ओवरऑल 13th के लिए b, 14th के लिए b और 15th के लिए a ऑप्शंस करेक्ट होंगे। अब यहां पे अच्छी चीज क्या है कि हमें सिर्फ एक फंक्शन के बारे में ही बात करनी है। हर जगह देखो a b c d सारे ऑप्शंस में क्या है, 1 के बारे में ही बात करनी है। कॉलम 1 में से हमें फर्स्ट फंक्शन ही उठाना है। तो मतलब हमें किसके बारे में बात करनी है, hx हमारा क्या है यहाँ पे थ्रू आउट 16th के लिए x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो अब x स्क्वायर इंटू ई की पावर x, अगर इस फंक्शन के लिए हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह चेक करना है और सॉल्यूशंस भी निकालने, तो अपन ग्राफ ही निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कब ये इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कब इसकी कॉन्केविटी कैसी होगी, वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो h डैश x में क्या आएगा, h डैश x हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस 2x इंटू ई की पावर x। तो यहां बन गया x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर x, ठीक है, ये h डैश x के लिए आ गया। अपन देख सकते हैं कि e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहां -2 और 0, मतलब यहां पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। फिर h डबल डैश x की बात करते हैं। h डबल डैश x में क्या आएगा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें, तो इसका फिर से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू ई की पावर x। अब इसके लिए देखो इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ई की पावर x तो चलो पॉजिटिव ही है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 16 और प्लस 8, 16 और -8 इनफैक्ट डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। तो -2 प्लस माइनस √2, तो यहां पे हमारे पास आ गया -2 माइनस √2 और एक आ गया -2 प्लस √2, ये पॉजिटिव यहां निगेटिव यहां पे पॉजिटिव। अब अपन ग्राफ भी अगर इसकी हेल्प से बनाना चाहे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, जब हम -∞ पे देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन लिमिट किसको टेंड करेगी, इसकी 0 को टेंड करेगी, ठीक है। तो ये यहां पे ऐसा कुछ रहा, ठीक, पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करेगा। 0 पे वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है।
कब तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा था? ग्राफ इंक्रीज कर रहा था हमारा -2 तक, -2 तक ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर 0 तक डिक्रीज करेगा और 0 के बाद फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देगा। कोई शार्प पॉइंट है नहीं ये, ठीक है ना? फंक्शन तो कैसा है, डिफरेंशिएबल ही है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। -2 यहां पे कुछ, -2 पे वैल्यू कितनी होगी? तो -2 पे वैल्यू हो जाएगी 4/e², ऐसा कुछ। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया fx, जो कि यहां पे hx का काम कर रहा है। अब इसके लिए अपन देखें कि हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट है। तो सबसे पहला क्या कहा गया? 1 3q, ए ऑप्शन में है 1, इसी फंक्शन के बारे में बात करनी है। 3 मतलब क्या कहा जा रहा है? h' इज इंक्रीजिंग, h' इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर h' इंक्रीजिंग है तो h" को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब h" का देखें कि h" हमारे पास -∞ से -7/2, ये देखो कितना आएगा, -3.4 लगभग आएगा, ठीक है। तो -7/2 तक कैसा हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो h' इज इंक्रीजिंग कहा जा सकता है। फिर इसके बाद q भी क्या कहा गया? hx इज इक्वल टू 0 हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो ऐसा है नहीं, यहां पे हमारे पास hx इक्वल टू 0 के लिए देखें तो एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? 1 3p। तो 3 में क्या था? h' इज इंक्रीजिंग इन -∞ से -7/2, करेक्ट है। h" का साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि h' के बारे में पूछा गया है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब लास्ट ऑप्शन इसमें क्या है? q वाला, p वाला। तो p वाले ऑप्शन में देखो क्या है? hx इक्वल टू 2 हैज ओनली 1 सोल्यूशन। तो 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 कहां होगा? 4/e² से तो ऊपर ही होगा ना, ठीक है। 4/e² से 2 बड़ा ही होगा, तो मतलब और ऊपर से अगर कोई लाइन खींचते हो तो यहां कहीं इस ब्रांच को कहीं कट करके निकल जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास यहीं पे एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो चुका है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में क्या था? 1 3r। तो 1 तो चलो ठीक है, 3 वो भी करेक्ट था। r में क्या था? h" इज नेगेटिव -∞ से -3, ऐसा नहीं है। h" यहां पे कैसा था? पॉजिटिव था, -∞ से स्टार्ट होते हुए। तो ऑफ कोर्स r ऑप्शन, यहां पे सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन पे आते हैं। यहां पे क्या था? 1 4q। तो 1 4q की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो hx इक्वल टू 0 हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो यहीं से बात इनकरेक्ट हो गई, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन देखें तो 17 क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम से 2 और 3 ही उठाने हैं, मतलब या तो gx या तो fx माइनस gx। तो अगर हम gx की सिर्फ बात करते हैं, ठीक है, पहले तो gx का नेचर देख लेते हैं। जैसा 16th में हमने ग्राफ बना के चेक किया, वैसे ही यहां पे भी। तो gx का अगर नेचर देखें तो gx क्या दिया हुआ है हमारे पास? x इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? g' इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू x प्लस 1। और g अब यहीं पे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि -1 पे साइन चेंज होगा, -1 के आगे पॉजिटिव और इधर कैसा होगा? नेगेटिव। g" की बात करें तो g" में क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू x प्लस 2। यहां पे -2 पे साइन चेंज होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो चूंकि हम -∞ पे, फिर से इसकी लिमिट कैसी होगी? 0 को टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी, लेकिन वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पे नेगेटिव, वहां से देख सकते हो -1 तक कैसा है? डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो -1 तक ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? इंक्रीज करेगा। 0 पे वैल्यू 0 होगी और आगे तो इंक्रीज करना ही है। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास gx का ग्राफ आ जाएगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? -1 पे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा, -1 पे वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, वो निकाल सकते हैं अपन। कितनी हो जाएगी? -1 डिवाइडेड बाई e। तो ये हमारा यहाँ पे gx फंक्शन आ जाएगा। ये gx का कर्व हो गया। अब gx के कर्व के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया fx माइनस gx के कर्व के बारे में। तो अगर हम उसको नए फंक्शन मतलब hx इक्वल टू f माइनस g पे बात करें, तो इसका डिफरेंशिएशन h' कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन, अपन f का भी डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, g का भी डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। 16th में f का डिफरेंशिएशन, 17 में g का डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं अपन। तो यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है? e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा बन जा रहा है। अब इसके लिए देखो रूट क्या आएंगे, इसको तो हमेशा पॉजिटिव होना है। यहां से रूट क्या आया? -1 प्लस माइनस √5/2। तो एक आ गया -1 माइनस √5/2 और एक आ गया -1 प्लस √5/2, यही रहा।
यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। फिर अब आगे एच डबल डैश एक्स का देखें तो एच डबल डैश एक्स भी आसान है क्योंकि यहाँ जी डबल डैश एक्स निकाल चुके हो, एफ डबल डैश 16th में निकाल चुके हो, दोनों को क्लब कर लो। तो यहां से एच डबल डैश एक्स कितना आ जा रहा है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा कुछ। अब यहां पे देखें तो -3 और 0, ये पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो अब इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ में क्या होगा, अब इसके ग्राफ का अपन चेक करें तो देखो जब मैं -∞ पे बात करूंगा तो -∞ पे दोनों ही कैसे हैं भाई, f भी 0 को टेंड कर रहा था, g भी 0 को टेंड कर रहा था, तो f माइनस जी भी क्या होगा, 0 को टेंड करेगा। सही है बात। f कैसा था, डायरेक्टली देख सकते हो यहीं से कि f कैसा था, पॉजिटिव था उस समय -∞ पे, g कैसा है, निगेटिव है, तो f माइनस जी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो इस साइड से पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं अपन, क्या कहा जा रहा है, यहां से इंक्रीज कराना है हमें, कहां तक, -1 √5/2 तक। तो यहां से इंक्रीज करेगा -1 √5/2 तक, फिर से ये डिक्रीज करना शुरू करेगा। डिक्रीज करते हुए अपन देख सकते हैं कहां तक जाना है, डिक्रीज करते 0 पे वैल्यू 0, और आगे देख सकते हैं कि -1 + √5/2 तक ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये -1 + √5/2 तक मान लो डिक्रीज कर गया, और उसके बाद ग्राफ कैसा होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो यहां पे है -1 - √5/2 और यहां पे है -1 + √5/2। ये हमारे पास ग्राफ आ गया इसका। अब अपन चेक कर लें यहां से ऑप्शंस। तो सबसे पहले देखें ए ऑप्शन क्या दिया गया है, 2 1 p, इसके फंक्शन के बारे में बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कॉलम 2 के hx इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, पी ऑप्शन की बात की गई है। पी ऑप्शन में क्या था, पी ऑप्शन में है हमारे पास hx = 2 हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो hx = 2 हैज ओनली वन सोल्यूशन, 2 की लाइन खींचोगे तो एक ही बार कट करेगा, इसका मतलब कि पी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, 3 3q, इस फंक्शन की बात की गई है, और क्या कहा जा रहा है, दिस इज इन h-x इज इंक्रीजिंग, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है -∞ से -7/2 के बीच। तो -∞ से -7/2 के बीच अगर देखें तो ये देख सकते हो -3 तक ये पॉजिटिव है, तो -7/2 मतलब -3.5 तो इधर ही होगा ना, वहां तक भी ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन क्यू आप पे आते हैं, क्यू में क्या कहा गया, hx = 0 हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो ये भी करेक्ट हो गया, इसका मतलब कि ये भी नहीं मार्क कर सकते। सी ऑप्शन में आते हैं, सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, 2 2r। अब सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड में क्या है, hx इज डिक्रीजिंग, तो भाई यहीं पे बात खत्म हो गई ना। अगर 17th का ए ऑप्शन करेक्ट है तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे वो 0 से 1 के बीच इंक्रीज कर रहा है, यहां से देख भी सकते हैं 0 से 1 के बीच इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज तो नहीं ही कर रहा है, तो सी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है, ये अपन मार्क कर लेंगे। डी ऑप्शन पे आते हैं, डी ऑप्शन में क्या था, 3 4 p, फिर से इस फंक्शन की बात की गई है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, यहां पे h-x इज निगेटिव, h-x डिक्रीजिंग, मतलब h-x निगेटिव होना चाहिए, कहां से कहां तक, -3 से -1 के बीच। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि -3 से -1 के बीच ग्राफ कैसा है, h-x कैसा है, नेगेटिव है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें p की बात की गई, hx = 2 हैज ओनली वन सॉल्यूशंस, तो ऑफ कोर्स यहां पे hx = 2 की अगर हम बात करेंगे, माइनस यहां पे वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, अपने पास सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डी ऑप्शन की बात कर ले रहा हूं, क्योंकि थर्ड फंक्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो यहां पे देखो क्या दे रखा है डी ऑप्शन में, 3 2r। तो थर्ड फंक्शन के लिए अगर मैं सेकंड देखूं तो सेकंड तो ठीक है, hx इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1, लेकिन r की अगर बात करूं तो h-x उसका अगर याद हो तो h-x उसका क्या आता था, e⁻x इंटू x प्लस 3, तो -∞ से -3 तक वो कैसा था, पॉजिटिव था, इसलिए अपना डी ऑप्शन तो पक्का इनकरेक्ट है। अब आते हैं अपन एबीसी पे, एबीसी में हमें क्या है, फोर्थ फंक्शन के बारे में बात करनी है। तो फोर्थ फंक्शन हमारा क्या था, फोर्थ फंक्शन है fx + gx, तो फिर से f और g की अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो f + g वगैरह का डिफरेंशिएशन हमें लिखते जाना है। तो अगर अपन देखें hx हमारा क्या हो गया, hx हो गया x² + x इंटू e⁻x। h-x की बात करूं, ठीक है, तो f निकाल चुका हूं, f का डिफरेंशिएशन, g का डिफरेंशिएशन, दोनों को ऐड करके लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, e⁻x x² + 3x + 1। अब इसके रूट्स कहां आएंगे, -3 ± √5/2, यही हो जाएगा।
तो एक आ गया -3 माइनस रूट 5/2, दूसरा आ गया -3 प्लस रूट 5/2, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ऐसा कुछ। और h डबल डैश x की बात करें तो फिर से f डबल डैश रेडी है अपना, g डबल डैश है, दोनों को क्लब कर लो, यहां पे हमारे पास आ जा रहा है e की पावर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ऐसा कुछ। मतलब ये -4, यहां पे -1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके का हमारे पास h डबल डैश x भी आ गया। ग्राफ इसका बना लेते हैं। अब इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में देखो कैसा होगा, ठीक है। ग्राफ में अपने पास कैसा है, इनिशियली अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का देखें तो ये माइनस इंफिनिटी पे अपन बात करें तो कौन डोमिनेट करेगा, माइनस इंफिनिटी पे एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। मतलब कि ग्राफ किस साइड से शुरू होगा, पॉजिटिव साइड, यहां पॉजिटिव, ठीक है, जीरो को अप्रोच करना ही है। फिर आगे जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी, यहां तक भी बात ठीक है, ठीक है। और बीच में देखो -3 माइनस रूट 5/2 तक ये इंक्रीज करेगा, तो -3 माइनस रूट 5/2 तक ये इंक्रीज कर रहा है। फिर देखें -3 प्लस रूट 5/2, तो ये वैल्यू भी देखो तो कैसी है, निगेटिव ही है ना। तो यहां से मैं आता हूं, कुछ यहां पे मैंने लिख दिया -3 प्लस रूट 5/2, यहां तक डिक्रीज किया और उसके बाद ये फिर से जीरो से होते हुए इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ हुआ। -3 माइनस रूट 5/2 ये वाला पॉइंट, और इधर देखें तो -3 प्लस रूट 5/2 वाला पॉइंट। अब 4 1 r की बात की गई तो 1 में क्या है, hx इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, ऑफ कोर्स करेक्ट है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, r ऑप्शन में h डबल डैश x इज निगेटिव इन माइनस इंफिनिटी से -3, तो ये बात इनकरेक्ट हो गई, तो अपना a ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। b ऑप्शन पे आते हैं, 4 3 r, फिर से r की वजह से ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर c ऑप्शन पे आते हैं, 4 4 s, तो 4 कॉलम 2 के फोर्थ में क्या है, h डैश x इज डिक्रीजिंग इन -3 से -1, h डबल डैश x मतलब -3 से -1 के बीच कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, नेगेटिव है। और s ऑप्शन पे आते हैं, hx हैज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा एज वेल एज मैक्सिमा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अपना ऑप्शन c करेक्ट हो जाएगा। तो 16th में अपना जो b ऑप्शन था वो करेक्ट है, 17th में c और 18th में c करेक्ट होगा।